नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल शेयर बाजार में बड़ी तेज़ी से गिरावट आई है और उस गिरावट की वजह से निवेशकों के मन में काफ़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, काफ़ी भय भी उत्पन्न है। इस गिरावट के 5 मुख्य कारणों पर मैं चर्चा करूँगा। वीडियो में डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 27 सितंबर 2024 को शेयर मार्केट अपने चरम स्तर पर पहुँच गई थी, 86,000 पॉइंट के करीब बॉम्बे सेंसेक्स पहुँच गया था और उसी दिन से सेंसेक्स में गिरावट आनी शुरू हुई और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 अक्टूबर 2024 को, तो इन पिछले लगातार 7-8 सेशन में सेंसेक्स गिरता ही रहा, एक दिन थोड़ा-सा पॉजिटिव नज़र आया था। तो इस लगातार गिरावट को पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से पहली बार लोगों ने देखा होगा और जो निवेशक पिछले डेढ़ 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको अचानक एक झटका भी लगा होगा। इस झटके को, इस गिरावट को समझने के लिए हम 5 मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। जो 5वां कारण है, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोलर आरबीआई है और जो स्टॉक मार्केट का कंट्रोलर सेबी है, इन दोनों रेगुलेटर द्वारा पिछले कुछ दिनों से रेगुलर कुछ न कुछ रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं और इसी तरह से जो मार्केट में अचानक बहुत बड़ा लिक्विडिटी आ गई थी, जिसकी वजह से एक इंडियन मार्केट अचानक ही बढ़ती जा रही थी और बहुत बड़े गुब्बारे की तरह ऊपर उठ करके लगातार बढ़ती जा रही थी। इस स्टेज पर कंट्रोलर द्वारा, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, उन्होंने अचानक आई हुई तेजी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स किए हैं। जिनमें से कि आरबीआई की जो स्टेबल पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया और उसका जो संकेत था वो काफ़ी दिनों से दिया जा रहा था। जबकि यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा 0.5% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शंस के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। कई जो यूएसए द्वारा हाल के दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, उनमें कमी आने की वजह से इंटरेस्ट रेट को नीचे किया गया। खास तौर पर इन्फ्लेशन की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी यूएस में धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से ऊपर को बढ़ रही है और इस स्थिति में जो भारतीय रेगुलेटर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इंटरेस्ट रेट को अभी जो 9 तारीख की पॉलिसी आई है, उसमें अनचेंज रखा गया है और रेपो रेट आज की डेट में भी 6.5% है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा रहा है और जो एक्सेस मनी मार्केट में है, उसको धीरे-धीरे स्क्वीज़ करने की कोशिश की जा रही है आरबीआई द्वारा। दूसरी तरफ सेबी द्वारा भी कई मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उसमें प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। जैसे कि हाल ही में एक आईपीओ आया था, जिसके बारे में कि सेबी के पास शिकायत पहुंची थी कि उस कंपनी के कारोबार बहुत ही ढीला-ढाला है और उसकी वजह से जो ये आईपीओ निकाला गया है, वो इन्वेस्टर्स के हित में नहीं होगा। तो उसकी सेबी ने तुरंत जाँच की और जब पाया तो उसमें ये देखा गया कि कंपनी ऑपरेशनल है, सही ढंग से काम कर रही है, तो उसको फिर आईपीओ को गो अहेड किया गया। तो इस तरह से सेबी बार-बार रेगुलेशंस लाता है, जिसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा-सा हलचल होती है और उसकी वजह से मार्केट के जो ये कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ब्रोकर के ऊपर कंट्रोल करना, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने से भी मार्केट में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो ये 5वां कारण मानेंगे। चौथा जो मुख्य कारण हाल की गिरावट का है, इस दौरान प्राइमरी मार्केट के आईपीओ काफ़ी ज़्यादा
आ रहे हैं और वो ओवर सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। तो जब भी कभी आईपीओ आते हैं और वो उनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ सेकेंडरी मार्केट में प्रॉफिट बुक करके और उसके बाद उसी फंड को प्राइमरी मार्केट में लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी रिटेलर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में लगातार बिक्री कर रहे हैं और उस फंड को आईपीओ के लिए रिटेन कर रहे हैं। अभी हुंडई का एक बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, जिसमें कि 20,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो उस आईपीओ के आने के लिए उतनी रकम सेकेंडरी मार्केट से या दूसरी जगह से इकट्ठी की जा रही है इन्वेस्टर्स द्वारा, जिसकी वजह से भी उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर जब 86,000 पॉइंट पर सेंसेक्स पहुंचा हुआ था, तो उसी समय ऑपरेटर्स द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा और रिटेलर द्वारा, सब के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी गई। आने वाले आईपीओ को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉफिट बुकिंग की गई है, उसकी वजह से भी शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आनी शुरू हुई। तीसरा जो मुख्य कारण है, वो ये माना जा रहा है कि आज की डेट में इंडियन शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड है और बहुत पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। तो इसमें कुछ करेक्शंस होनी जरूरी थी और वो टेक्निकल करेक्शंस का समय आ गया था, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके और दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना फंड तैयार कर रहे हैं। तो ये ओवर वैल्यूएशन की वजह से भी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में अचानक गिरावट आई है, जो कि ये तीसरा मुख्य कारण माना जा सकता है। दोस्तों, हाल की तेज गिरावट का दूसरा मुख्य कारण है गल्फ वॉर। इसराइल द्वारा बेरूत पे बमबारी, ईरान के ऊपर बमबारी, लेबनान के ऊपर बमबारी, लेबनान के ऊपर अटैक करना, इन सब की वजह से अचानक ही एक बहुत बड़े युद्ध का जैसा माहौल बनने की वजह से क्रूड ऑयल में बहुत तेजी आ गई थी। अचानक ही $70 पर बैरल से बढ़ करके $78 तक पहुंच गया था। तो उसकी वजह से शेयर मार्केट में एक नेगेटिव संकेत मिला और अचानक ही गिरावट आनी शुरू हो गई। और जिसमें जो रिटेलर्स थे, उन्होंने भी पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर दी और जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी शुरू कर दी। दोस्तों, पहला मुख्य कारण है गिरावट का, वो है एफआईज द्वारा लगातार 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक शेयर मार्केट में बिक्री करना, जो कि मैं आपको मैंने एफआईज के डाटा उठा करके आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, ये डाटा पहली अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक के हैं, जिसमें कि पहले अक्टूबर को 5,500 करोड़ के करीब एफआईज द्वारा बेचा गया। 3 अक्टूबर को 15,000 से ऊपर बेचा गया। 4 अक्टूबर को 9,800 से ऊपर बेचा गया। 7 अक्टूबर को 8,293 के करीब बेचा गया। नेट पोजीशन थी। और 8 को 5,700 से ऊपर नेट पोजीशन थी। 9 तारीख को 4,562 करोड़ की नेट पोजीशन थी नेगेटिव में। और 10 तारीख को 4,926 और 11 तारीख को 4,162। इस तरह से केवल अक्टूबर के महीने में ही 40,000 करोड़ से ऊपर एफआईज द्वारा नेट सेल की गई। और उसके आगे आप यदि सितंबर का महीने का देखें, सितंबर में दोस्तों, यदि सितंबर की पोजीशन देखी जाए, तो सितंबर में नेट पोजीशन एफआईज द्वारा 12,261 करोड़ के नेट इन्वेस्टमेंट तो पॉजिटिव थी, लेकिन आखिरी बिजनेस डेज में, जो कि 25, 26, 27 और 30 के थे, उनमें भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की नेट सेल्स की थी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट से लगभग 50,000 करोड़ के करीब उन्होंने विड्रॉ कर दिया था 25 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक। दोस्तों, जैसे कि ये हमने जो आखिरी पॉइंट
जो पहले नंबर पे रखा गया है वो है एफआईज द्वारा लगभग 50,000 करोड़ के करीब पिछले 12 बिजनेस सेशन में सेल्स की गई। अब ये सेल का जो अमाउंट है ये एफआईज ने कहाँ इन्वेस्ट किया, इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसका जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ अमाउंट चाइनीज मार्केट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ इमर्जिंग मार्केट जैसे कि ताइवान, वियतनाम और बाकी साउथ ईस्ट एशियन के मार्केट में सिंगापुर, हांगकांग में भी इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि चाइनीज मार्केट के बारे में लोगों का अभी भ्रम है कि चाइना शेयर मार्केट में एफआईज ने ज़्यादा या एफडीआईज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि चाइनीज मार्केट में जो अभी चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा मेजर्स लिए गए थे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन दोस्तों, यदि एफआईज द्वारा कोई नेट सेल की गई है तो उसका फंड 3 जगह इन्वेस्ट हो सकता है। या तो वो यूएस या जहां उनकी अपनी कंट्री है वहां वापस ले गए, या इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या तीसरा उन्होंने ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से और इंडियन मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट पर बेच करके जो फंड है वो अपने पास इंडिया में ही कैश में रिटेन कर दिया गया है। और जैसे ही उनको इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन जो ओवर वैल्यूएशन हो चुकी थी वो 20-30% नीचे नजर आती है, वहां पर फिर से वो इन्वेस्ट कर लेंगे। इसके पीछे जो रीजन मैं अनुमान लगा रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स का जो डाटा है वो अभी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि $700 बिलियन से भी ऊपर है। और इस दौरान बहुत ज़्यादा फंड्स ट्रांसफर होते हैं तो रुपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आती। लेकिन पिछले 10 सेशन में या 12 सेशन में जितना इन्होंने एफआईज ने बेचा है, यदि उसको डॉलर में कन्वर्ट करते तो इंडियन रुपए काफ़ी डेप्रिसिएट होती है और डॉलर का रेट 84 रुपए से भी ऊपर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये प्रतीत होता है कि एफआईज और एफडीआईज ने जो फंड्स अभी रेज किए हैं वो अभी रिटेन कर रखे हैं और वो इंडिया में ही हैं, और वो जैसे ही वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो गया तो वो इन्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से ये 5 मेजर रीजन हैं जो कि हाल की शेयर मार्केट की गिरावट के मुख्य कारण हैं, और उसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन ये केवल कुछ टेक्निकल फैक्टर्स ही हैं। जो इंडियन शेयर मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी इंटैक्ट हैं और उसकी वजह से कोई रिएक्शंस नहीं है। तो ये तो मेरे हिसाब से केवल एक टेक्निकल करेक्शन है, और जो कि फिर से इंडियन मार्केट के जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत होने की वजह से ये मार्केट फिर से इमर्ज करेगी। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित बैंक से गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।